Hello students, welcome to the online class of MPS Baru। आज का जो टॉपिक है वो है दी पेक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी जिस हिसाब से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे थे उसकी क्या ख़ासियत थी, उसके अंदर क्या खुसूसियात थी। पेक्युलरिटीज़ का मतलब होते हैं ख़ासियत, खुसूसियत या अनोखापन को भी हम पेक्युलरिटीज़ कहते हैं। तो जितने भी यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होते थे वो कल हमने जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि पूरा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया के इंडस्ट्रीज़ में, इंडिया के अंदर जितने भी फैक्ट्रीज़ थे उसमें जो भी चीज़ें प्रोड्यूस किया जाता था उसका कंट्रोल जो है वो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज़ के अंदर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज़ के पास होता था। और ये एजेंसीज़ जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे थे वो कुछ ख़ास किस्म के प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने यहाँ पर चाय और कॉफ़ी के प्लांटेशंस लगाए थे और बड़े सस्ते दाम पर यहाँ के कॉलोनियल गवर्नमेंट से उन्होंने ज़मीन हासिल किया था और इसी ज़मीन पर उन्होंने चाय और कॉफ़ी के बागात लगाए थे। साथ साथ उन्होंने माइनिंग में भी पैसा लगाया था और इसके साथ इंडिगो और जूट में भी ट्रेड किया था। तो इसमें से ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए उनको ज़रूरत पड़ता था और हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो प्रोड्यूस नहीं करते थे। ये प्रोडक्ट्स जो है ख़ास तौर पर यूरोप में इनके डिमांड्स बहुत ज़्यादा होते थे। चाय की बात करेंगे, कॉफ़ी की बात करेंगे, इंडिगो की बात करेंगे, जूट की बात करेंगे, तो इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा था। तो यूरोप बेचने के लिए, यूरोप एक्सपोर्ट करने के लिए इन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता था और इन्हें इंडिया में बेचा नहीं जाता था। तो जब हिंदुस्तानी बिजनेसमैन ने यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप किए लेट 19th सेंचुरी में, उन्होंने मैनचेस्टर से आए हुए चीज़ों के साथ compete करने से बिल्कुल अवॉइड किया है। उन्होंने मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स के साथ compete नहीं किया है इंडियन मार्केट में, क्योंकि जो यान की है, यान यानी धागा जो होता था वो एक अहम पार्ट नहीं था ब्रिटिश इंपोर्ट्स का इंडिया के अंदर। यानी ब्रिटिश जो हिंदुस्तान में इंपोर्ट करके ला रहा था, सामान ला रहा था, उसमें यान्स नहीं होते थे, उसमें धागा नहीं होता था। तो अर्ली कॉटन मिल्स इंडिया के अंदर जो पहले जो कॉटन मिल सेटअप किए गए, उन्होंने कॉर्स कॉटन यान थ्रेड रादर देन फैब्रिक, वहाँ पर उन मिलों में कपड़ा बनने के बजाय वहाँ पर क्या बना है, धागा ही बना है। ठीक है, क्योंकि धागे की ज़्यादा यहाँ पर चांसेस था बिकने का, धागे के बिज़नेस का चलने का चांसेस था। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बनाते तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का तो पूरे हिंदुस्तानी मार्केट जो है मैनचेस्टर प्रोडक्ट से बड़ा हुआ था। मैनचेस्टर फैब्रिक से, फाइबर और फैब्रिक में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। फाइबर जो होती है वो हम थ्रेड को कहते हैं, धागे को कहते हैं, और इसी धागे को बाद में अलग अलग स्टेज से होकर जब उसको हम कपड़ा बनाते हैं तो उसी कपड़े को हम फैब्रिक कहते हैं। तो जब यहाँ पर पहले मिल्स बनाए गए, उन मिल्स में क्या बनाया गया, यान बनाया गया, धागा बनाया गया, कपड़ा नहीं बनाया गया। क्योंकि कपड़े को अगर आप बनाता तो कपड़ा बनाकर आपको मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स के साथ compete करना था। तो मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स के साथ compete करना उस समय बहुत मुश्किल था। तो जब भी यान इंपोर्ट किया गया, यहाँ जो धागा आता था वो सुपीरियर वैरायटी का होता था और जो यहाँ पर यान बनते थे मिल्स में वो कोर्स क्वालिटी का होता था। तो जो यान इंडियन स्पिनिंग मिल्स में प्रोड्यूस किया जाता था वो हैंडलूम वीवर्स इस्तेमाल करते थे। यहाँ के जो हैंडलूम पर अभी भी जो लोग कपड़े बनाते थे वो लोग यहाँ के मिलों में बने हुए इस धागे का इस्तेमाल करता था, या इस हिंदुस्तान के मिल्स में बने हुए ये जो धागे थे वो चाइना एक्सपोर्ट किया जाता था। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी में एक सीरीज़ ऑफ चेंज, यानी बहुत सारे चेंज आए। यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न को इसने चेंज किया है। तो जब स्वदेशी मूवमेंट ने काफ़ी रफ्तार पकड़ा था, स्वदेशी मूवमेंट अपने पीक पे था, जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मतलब जो नेशनल लीडर्स थे हमारे पास, जो महात्मा गांधी हो गया या उसके जो साथी कांग्रेस के जो दूसरे लीडर्स थे, उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया कि वो फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट करें। यानी बैरूनी मुल्क से जितने भी कपड़े आए, ख़ास तौर पर यूरोप से जितने भी कपड़े आए, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया ताकि अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट के इंटरेस्ट को बचा सके। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आप टैरिफ प्रोटेक्शन को बढ़ा दो और हमें दूसरे किस्म के छूट्स दे दो। तो 1906 से
जो इंडियन यान का चाइना में जो इंडियन यान जाता था, हमने पहले पढ़ा, जो हिंदुस्तान के मिल्स में जो यान्स बनते थे या तो वो यहाँ के हैंडलूम वीवर्स इस्तेमाल करते थे या चाइना बेच दिया जाता था। तो 1906 से ये एक्सपोर्ट जो है चाइना जाना उसमें कमी आ जाते हैं, क्योंकि चाइनीज़ जो है चाइनीज़ और जापानीज़ मिल से बने हुए प्रोडक्ट्स जो है, यान्स जो है, वो चाइनीज़ मार्केट्स में भर जाते हैं। इस वजह से वो डिमांड्स नहीं आता है चाइना से। तो यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अब पहले जहाँ यान प्रोड्यूस किया जाता था, अब क्लोथ्स प्रोड्यूस करना, पहले जहाँ फाइबर प्रोड्यूस किया जाता था, अब फैब्रिक प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया, तो जो कॉटन के पीस गुड्स होते थे, कॉटन के जो कपड़े बनते थे, वो डबल हो जाते हैं 1900 से 1912 में। फिर भी कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है हिंदुस्तान में बहुत स्लो था। पहली आलमगीर जो जंग हुआ है 1914 तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत स्लो था। तो जब स्टार्ट हुआ जंग 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उसने एक अलग ही हालात पैदा कर दिए, सिचुएशंस बिल्कुल चेंज कर दिए। बहुत सारे ब्रिटिश मिल्स अब क्या हो जाते हैं, वो वॉर प्रोडक्शन में बिजी हो जाते हैं, यानी वॉर नीड्स को प्रोड्यूस करने में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश इसी वॉर का हिस्सा था। इंग्लैंड वाले इस वॉर में हिस्सा ले रहा था, तो उनकी वॉर में उनकी आर्मीज़ को जितने भी ज़रूरत होते थे, बूट्स, इसके अलावा आपके यूनिफॉर्म्स, उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने में ब्रिटिश के अंदर ये फैक्ट्रीज बिजी हो जाते हैं। तो इस वजह से मैनचेस्टर से जो कपड़े आता था हिंदुस्तान में, उसमें कमी आ जाते हैं। तो अचानक से हिंदुस्तानी मिल्स जो है, हिंदुस्तान में जितने भी फैक्ट्रीज थे, जितने भी मिल्स थे, अब उन्हें होम मार्केट को कैप्चर करने का एक मौका मिल जाता है, यानी वापस अपने हिंदुस्तान के मार्केट में अपनी चीज़ों को बेचने का मौका मिल जाता है। तो जब वॉर में जो मुद्दत थे वो काफ़ी लंबा चलता है वॉर, इंडियन फैक्ट्रीज़ को अब वॉर नीड्स को भी पूरा ये नीड्स को सप्लाई करने के लिए, वॉर नीड्स को सप्लाई करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश के मिल्स में जो कपड़े बनते थे, जो बूट्स बनते थे, वो कम पड़ जाते हैं। इस वजह से अब इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी कहा गया, जूट बैग्स, क्लोथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स, लेदर बूट्स, हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स। तो ये सैडल्स मतलब जैन, जिसे हम काठी भी कहते हैं, इस किस्म के सारे चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया। तो अब नए फैक्ट्रीज सेटअप किए गए और ओल्ड फैक्ट्रीज जो है अब मल्टीपल शिफ्ट चलने लगे। पहले जहाँ एक ही शिफ्ट चलता था, अब अलग अलग शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। बहुत सारे नए वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया और हर किसी को अब ज़्यादा देर तक काम करने के लिए कहा गया। तो पूरे वॉर ईयर्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी हिंदुस्तानी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। तो कारण आपको पता चला, रीज़न आपको पता चल गया कि क्यों हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज़ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। तो वॉर के बाद मैनचेस्टर जो है, अब मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स जो है, वॉर तो ख़त्म हो गया 1990 में, तो क्या दोबारा से मैनचेस्टर से कपड़े आने शुरू हो गए क्या हिंदुस्तान के मार्केट्स में? तो कहते हैं मैनचेस्टर अपनी वो पुरानी पोजीशन को हासिल नहीं कर पाया। अब ना वो मॉडर्नाइज हो पाते हैं, ना यूएस और जर्मनी और जापान के साथ कम्पीट कर पाते हैं। ब्रिटेन की इकोनॉमी अब क्रम्बल होना शुरू हो जाते हैं वॉर के बाद। कॉटन प्रोडक्शन ख़त्म हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, और एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लोथ्स, ब्रिटेन से जो कॉटन क्लोथ्स एक्सपोर्ट होते थे उसमें भी काफ़ी कमी आ जाते हैं। तो कॉलोनीज़ में भी अब लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने पोजीशन को काफ़ी मजबूत किया था। तो जो फॉरेन क्लोथ्स थे, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स थे, अब उनको सब्स्टिट्यूट किया गया। अब वहाँ पर जो फॉरेन से जो कपड़े आते थे, अब उसी क्वालिटी के कपड़े अब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे कॉलोनीज़ में भी अपने मिलों में, अपने फैक्ट्रीज़ में बनने लगे, और इस तरह अब ब्रिटेन से यहाँ पर कपड़े आना बंद हो जाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रीडोमिनेट, यानी जो छोटे पैमाने की जो इंडस्ट्रीज़ है वो दोबारा से अपना वो पोजीशन हासिल करते हैं। ठीक, तो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ काफ़ी वार के बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज़, अगर इकनॉमी की बात करेंगे तो ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ थे वो तो एक छोटा सा ही सेगमेंट इस इकनॉमी का बनता था, और ज़्यादातर जो है मोस्ट ऑफ देम तकरीबन 67% इन इंडिया 1911, तो 1911 में तकरीबन 67% जो बड़े इंडस्ट्रीज़ थे वो बंगाल और मुंबई में ही लोकेटेड थे।
तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ थे, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है, छोटे पैमाने पे जो चीज़ें बनते थे वो जारी रहा है बनना। एक छोटे तादाद में ही जो इंडस्ट्रियल लेबर था वो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ में काम करता था। तकरीबन 5% 1911 में, 10% 1931 में, और बाकी जो लोग थे वो छोटे वर्कशॉप्स में काम करते थे, हाउस होल्ड यूनिट्स में काम कर रहे थे अभी भी। और ये ज़्यादातर लोग, ये जो ज़्यादातर हाउस होल्ड यूनिट्स थे या छोटे छोटे वर्कशॉप थे वो एलएस एंड बायलेंस में, गली कोचों में मौजूद था। और यहाँ वहाँ से गुज़रने वालों को नज़र भी नहीं आता था कि यहाँ पर कोई किसी किस्म के कपड़े बन रहा है। यानी ये सारे कोटेज इंडस्ट्रीज़ में अभी भी 1931 तक ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल फोर्स थे, इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स थे, वो छोटे इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व थे और बहुत कम लोग जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व थे। तो कहते हैं कुछ ऐसे इंस्टेंस भी आए, कुछ ऐसे भी मौके आए, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो 20th सेंचुरी में बढ़े हैं। तो वो आपको हैंडलूम सेक्टर में भी यही बिल्कुल ऐसा ही है लो, ठीक है। जो चीप मशीन मेड थ्रेड है, जो सस्ते दाम पर मशीन पर बने हुए ये धागे आता था, उसने स्पिनिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल साफ कर दिया, स्पिनिंग इंडस्ट्री को 19th सेंचुरी में। और वीवर्स सर्वाइव विद डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, लेकिन ये वीवर्स जो है फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं इतने सारे मुश्किलातों के बावजूद भी। 20th सेंचुरी में हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन, वो 20th सेंचुरी में हैंडलूम पर जो कपड़े बनते थे उसमें भी वो भी बढ़ जाते हैं, तकरीबन 3 गुना बढ़ जाते हैं 1900 से 1940 के बीच में। तो ऐसा कैसे हो जाते हैं? तो ये सारा जो है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होते हैं। हैंडीक्राफ्ट पीपल्स, जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने नए टेक्नोलॉजी को अपनाया। जब कभी भी उन्हें लगा कि हमारे जो कॉस्ट इसको बढ़ाए बगैर, ख़र्चे को बढ़ाए बगैर अगर हमारे प्रोडक्शन में ये निखार लाएंगे तो हम नए टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। ऐसा नहीं था कि पहले क्या होता था कि जो ब्रिटेन में जब पहले ये नए टेक्नोलॉजीज आए थे, न्यू इन्वेंशंस आए थे, नए मशीन्स आए थे, तो हमने देखा कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट इन मशीन्स को सेटअप करने के लिए राज़ी नहीं था। ये उन्होंने काफ़ी एहतियात बरता था, वो काफ़ी कॉशियस थे, क्योंकि एक तो ये मशीन्स जो है वो काफ़ी महंगा था, और दूसरा जो है उनके पास कोई मैकेनिकल लेबर नहीं था उन मशीन्स को चलाने के लिए। और एक जब ये मशीन्स टूट जाते थे उनको रिपेयर करना बहुत कॉस्टली होता था, और वो मशीन्स उतने इफेक्टिव होते भी नहीं थे। लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे तो हैंडीक्राफ्ट्स में उन्होंने इस नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में उतना ज़्यादा कॉशियस नहीं बरता। उन्हें लगा कि जब भी हमारी प्रोडक्शन में ये निखार लाएंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अगर कॉस्ट को बढ़ाए बगैर प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो बाय द सेकंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के सेकंड डिकेड तक तो बहुत सारे जो वीवर्स थे जो लूम्स का इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक फ्लाई शटल के साथ इस लूम का इस्तेमाल कर रहा था। ये फ्लाई शटल क्या होता था? ये एक मैकेनिकल डिवाइस था, मशीन था, ये वीविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और रोप्स एंड पुलिस के ज़रिए से ये चलता था। तो ये हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स, एक तो वर्टिकल होता है, दूसरा ये होता है हॉरिजॉन्टल, यानी जो कपड़ा बनाया जाता है उसको आपको एक आपका वर्टिकल आता है और एक आपका हॉरिजॉन्टल थ्रेड। इन दोनों इस किस्म के थ्रेड्स को मिक्स करके ही तो आपका फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो इस मशीन को क्या करता था, ये हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स जो है हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स से प्लेस करता था वर्टिकल थ्रेड्स पे, ठीक है। तो ये फ्लाई शटल जो है वीवर्स को बड़े बड़े लूम्स को ऑपरेट करने के लिए मदद करते हैं, और बहुत ज़्यादा वाइड पीस ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस करने भी उनकी मदद करता है। तो फ्लाई शटल इस्तेमाल करने की वजह से प्रोडक्टिविटी पर वर्कर में भी बढ़ोतरी आ जाते हैं। प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन का काम जो है वो भी बढ़ा देता है और लेबर डिमांड को कम कर देता है। 1941 तक तकरीबन 35% से ज़्यादा हैंडलूम्स जो है इंडिया के अंदर उसमें फ्लाई शटल जोड़ा गया था। और कुछ ऐसे रीजन जैसे कि ट्रावनकोर हो गया, मद्रास हो गया, मैसूर, कोचीन, बंगाल, और इसकी जो संख्या थी वो तकरीबन बढ़ के 70 से 80% ऐसे हैंडलूम्स थे जिस पे फ्लाई शटल्स इस्तेमाल किया गया था। तो इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी बहुत सारे छोटे छोटे इनोवेशंस हुए हैं जिसकी वजह से इन वीवर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट लाने में मदद किया है और मिल सेक्टर के साथ मुकाबला करने में भी मदद किया है। तो वीवर्स के कुछ जो ग्रुप्स थे वो
दूसरे ग्रुप्स के मुकाबले में काफ़ी उनकी पोजीशन जो है वो बेटर थे मिल इंडस्ट्रीज के साथ compete करने में। तो उन वीवर्स में कुछ जो वीवर्स थे वो लोग कॉर्स क्लोथ्स प्रोड्यूस करते थे, यानी कम क्वालिटी के क्लोथ्स प्रोड्यूस करते थे, और कुछ ऐसे भी वीवर्स थे जो फाइन क्वालिटी के कपड़े प्रोड्यूस करते थे। जो कॉर्सर क्लोथ्स होता था वो गरीब लोग ख़रीदते थे, और इसकी जो इसकी जो डिमांड्स होती थी उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता था। कभी इसकी डिमांड ज़्यादा होता था और कभी उसकी डिमांड कम होता था। तो जब भी इन गरीबों की जो भेड़ हार्वेस्ट का सामना करना पड़ता था, कहत साली का सामना करना पड़ता था, जब इन गरीबों के पास खाने के लिए बहुत कम होता था, उनके जो कैश में जो उनकी इनकम होती थी, आमदनी होती थी, पैसा जो आता था वो ख़त्म हो चुका होता था, वो मुमकिन होते थे कि वो इसके इम्कान होते थे कि वो कपड़े ख़रीद नहीं पाते थे। तो जो वीवर्स फाइन क्वालिटी के कपड़े बनाते थे वो ज़्यादातर जो है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखा नहीं जाता था, क्योंकि फ़ाइन क्वालिटी के कपड़े जो है वो अमीर लोग ख़रीदते थे, और अमीर लोगों की इनकम में इस किस्म के फ्लक्चुएशंस नहीं होते थे। अमीर लोगों की इनकम जो है वो बिल्कुल स्टेबल होता था, ठीक है। तो अमीर लोग तो तब भी कपड़े ख़रीद पाते थे जब ये गरीब जो है भूखा मर रहा होता था। तो गरीब लोग सिर्फ उस समय कपड़ा ख़रीद पाता था जब उनके पास कैश इनकम आता था। तो फैमिन्स की वजह से बनारसी या बलूचरी साड़ी के सेल पे कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि बनारसी और जो बलूचरी साड़ीज़ होते थे वो अमीर लोग ख़रीदते थे। तो इसके साथ आपने ये भी देखा कि जो मिल्स होते थे वो स्पेशलाइज्ड वीव्स जो डिज़ाइन होते थे उसकी नकल नहीं कर पाता था। जो स्पेशल डिज़ाइंस होते थे वो मिल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तो ऐसे साड़ीज़ जैसे कि वोवन बॉर्डर्स होते थे, फेमस लंगीस और हैंकरचीफ्स होते थे मद्रास के, वो मिल प्रोडक्शन उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट डिज़ाइंस होते थे, और इंट्रिकेट डिज़ाइंस जो है वो मिल्स पे नहीं बनता था। तो वीवर्स और दूसरे जो क्राफ्ट्स पीपल्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन को पूरी 20th सेंचुरी में एक्सपेंड करना जारी रखा है, वो ज़रूरी नहीं कि वो खुशहाल रहे, प्रॉस्पर हुए। तो उन्होंने भी कहते हैं कि बहुत ही सख्त ज़िंदगी जिए है, और लंबे समय तक कई घंटों तक उन्होंने काम किया है। तो कभी कभार पूरी जो कुनबा होता था, घर के सारे अफराद जो है जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल होते थे, उन्हें अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे काम करना पड़ता था। लेकिन ये कोई रिमेनेंट्स नहीं थे, यानी पुराने वक़्त के बच्चे खुचे लोग नहीं थे जो एज ऑफ फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे। उनके जो ज़िंदगी थी और उनकी जो लेबर थी वो भी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का बिल्कुल एक अटूट अंग था, एक न टूटने वाला एक हिस्सा था। यानी वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इस मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न फेज़ में भी वो भी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक हिस्सा था, ठीक। तो इसके बाद हमारा मार्केट फॉर गुड्स, ये क्वेश्चंस तो नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट भी नहीं है मार्केट्स फॉर गुड्स तो छोड़ेंगे तो या छोड़ देंगे, नहीं तो हम इसको पढ़ के हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह।